हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग HSC 201 से रिलेटेड एक आध यूनिट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आहार आयोजन किसे कहते हैं और शैशव काल में यानी कि शैशवावस्था में किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, किस तरह की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह का भोजन लेंगे तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो उसको भी समझेंगे, प्लस आरडीए को भी समझेंगे कि आरडीए क्या होता है। आरडीए से पिछली बार क्वेश्चन आया था और आरडीए पूछा था बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का। तो हो सकता है इस बार आपका शैशवावस्था का और गर्भावस्था का, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी शैशवावस्था का आरडीए पढ़ेंगे, प्लस आरडीए को जानेंगे कि आरडीए क्या होता है और आहार आयोजन क्या होता है। ये सबको पता है कि आपका फर्स्ट यूनिट है आहार आयोजन और कॉन्सेप्ट भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। या तो सिद्धांत, पिछली बार महत्व पूछा था, इस बार सिद्धांत पूछ सकता है। ठीक है, मैं जब ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो मैं वीडियो के एंड में आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगी प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में जो भी थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे MCQs जो हैं, यानी MCQs के फॉर्म में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैंने अपलोड करा हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आहार आयोजन किसे कहते हैं, क्योंकि आपका ये फर्स्ट यूनिट है। और पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम सबको पता होगा कि पेपर का नाम क्या है, तो एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। और पेपर कोड क्या है? तो HSC 201 एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि उन्नत पोषण एवं मानव विकास आपका पेपर का टाइटल है। और कोर्स कोड क्या है? तो HSC 201, ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है। और देख लेते हैं आहार आयोजन किसे कहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और नोटिफिकेशन वाला जो बेल होता है उसको जरूर से ऑन कर लेना। ठीक है, जानेंगे आहार आयोजन। आहार आयोजन यानी कि मील प्लानिंग क्या होता है। तो कह रहा है कि उपलब्ध सामग्री, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा, ये नहीं कि हमारी इनकम थोड़ी कम है और हम ओवर मील पे खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग नहीं है। आहार आयोजन का ही अर्थ होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध हैं हम उन्हीं में आयोजन करें, उन्हीं में प्लानिंग करें, ताकि हमारे रुचियों के अकॉर्डिंग और हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो सके। ये हम कम रिसोर्स के लिए ही करते हैं। जब सीमित रिसोर्स हमारे पास रहते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, हमारे बॉडी की जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो इसलिए हम आयोजन करते हैं। आहार का सबको पता है कि आहार किसे कहते हैं, तो जो हम डेली इंटेक करते हैं, जो डेली हम खाते हैं, उसको आहार कहते हैं। आयोजन का मतलब होता है एक प्लान्ड वे में जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं। किस लिए? तो ताकि हमें संतुलित भोजन मिल सके। जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं, रिसोर्स अक्सर कम ही होते हैं, कम ही रिसोर्स के लिए प्लानिंग की जाती है। जिसके पास अधिक रिसोर्स हैं वो प्लान नहीं करता है। ठीक है, संतुलित आहार के लिए वो प्लानिंग नहीं करता है। लेकिन जहाँ पे कम रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे आयोजन करना ही पड़ता है, प्लानिंग करनी ही पड़ती है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रुचियों की पूर्ति हो सके। तो वही कह रहा है कि उपलब्ध सामग्री के द्वारा, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध हैं उनके द्वारा परिवार के सदस्यों की रुचि और रुचियों का ध्यान रखते हुए संतुलित आहार का क्या करना? आयोजन करना। तथा क्या करना? पारिवारिक बजट के अनुकूल हो। क्या वो संतुलित आहार कैसा हो? तो पारिवारिक बजट के अनुकूल हो, यानी कि जो भी हमारे इनकम है उसी के अंडर में हो। ये नहीं कि ओवर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे पास इनकम है, जो भी हमारे पास रिसोर्स है, मैंने अभी कहा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं में हम आयोजन करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आयोजन का कार्य होता है, ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और रुचियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित आहार क्या करना? आयोजित करना, तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना।
भोजन पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना यानी कि प्लानिंग करना आहार आयोजन कहलाता है। आहार आयोजन कहलाता है। कह रहा है कि आहार आयोजन का अर्थ पोषण के सिद्धांतों को मानते हुए परिवार की आवश्यकता, समय व धन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कामा कर लेना आप लोग, इससे नोट्स भी बना लेना एग्ज़ाम से पहले। अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है क्योंकि कल बोर्ड फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था। हो सकता है कि 10 दिन 12 दिन के अंदर आपका एग्जामिनेशन डेट भी आ जाए, ठीक है। तो अपनी तैयारी जोर शोर पे होनी चाहिए। तो कह रहा है कि आहार आयोजन का सिंपल अर्थ है कि जो भी पोषण के सिद्धांत हैं उनको माने और परिवार की आवश्यकता, समय, धन के अनुसार कल्पना करके भोजन प्रस्तुत करना। यानी कि पोषण का आयोजन का क्या अर्थ है? तो पोषण सिद्धांतों को मानते हुए परिवार की आवश्यकता, समय, धन के अनुसार कल्पना करके भोजन प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? आहार आयोजन कहलाता है। इसमें उपलब्ध साधनों में ही आयोजन का कार्य पूर्ण होता है। मैंने अभी बताया कि जो भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं हम उन्हीं में आयोजन का कार्य करते हैं। कम खर्चे में अधिकतम पोषण के गुण प्राप्त करना ही आहार आयोजन कहलाता है। इसमें कई तरह के आपके डेफिनेशंस हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, एकदम सटीक है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। आपने पढ़ा है, बुक को भी पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मील प्लानिंग क्या होती है। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं में प्लान करना, उन्हीं में आयोजन करना ताकि हमें संतुलित आहार मिल सके। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है ना। तो इन सारी चीज़ों को जो हमारे टेस्ट को बरकरार रखे, जो हमारी रुचियों को ध्यान में रख के किया गया हो, जो संतुलित हो। तो मेनली आपका आहार आयोजन का मतलब यही होता है कि हमको जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं उन्हीं में हम संतुलित भोजन प्राप्त कर सकें, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कह रहा है कि कम खर्चे में अधिकतम पोषण के गुण प्राप्त करना ही आहार आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य अगर पूछता है तो आप उसमें लिख सकते हो कि कम खर्चे में पोषण के अधिकतम गुण को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? आहार आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अब है आहार आयोजन के सिद्धांत। वो कौन से नियम है जिसके अकॉर्डिंग आहार का आयोजन होता है? नियम, सिद्धांत का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रूल्स जिनके अकॉर्डिंग काम को किया जाए, उसको क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। तो आहार आयोजन का भी अपना सिद्धांत है ना। तो इसमें देखा जाता है, कह रहा है कि आहार की गणना से पूर्व जिन जानकारी की आवश्यकता होती है वह निम्न अनुसार है, यानी कि वो निम्नलिखित हैं। तो उनको देख सकते हैं कि व्यक्ति का उम्र देखना चाहिए। जब भी हम आहार आयोजन करने जाएं तो हम सबसे पहले देखें कि ये किस उम्र के लिए हो रहा है, यानी कि बच्चे के लिए कर रहे हैं कि बूढ़े के लिए कर रहे हैं कि वयस्क के लिए कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आहार की गणना की जानी चाहिए। उसके बाद है व्यक्ति का लिंग भी पता करना चाहिए, स्त्री है कि पुरुष है, क्योंकि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष को अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री को होती ही नहीं है, स्त्री को भी होती है, लेकिन पुरुष की जो बॉडी होती है वो स्त्री की जो बॉडी होती है उसमें यही डिफरेंस होता है कि उनको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। इस तरह से देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां कम भोजन लेती हैं, है ना। इसका भी कारण है कि इसमें स्त्रियों में एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं और आपके पुरुषों में जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल हार्ड होते हैं, उनमें बीएमआर का लेवल भी हाई होता है, जिससे उनमें ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। तो ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है तो इसलिए उनमें भोजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? बढ़ जाती है, और स्त्रियों में भोजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। तो लिंग भी देखना चाहिए, क्रियाशीलता देखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है क्रियाशीलता, यानी कि बच्चा या पुरुष जो भी है वो कितना एक्टिव है।
वो किस तरह का कार्य करता है, यानी कि सिडेंट्री वर्क करता है कि मॉडरेट करता है कि हैवी करता है, यानी कि कम क्रियाशील है कि अधिक क्रियाशील है कि मध्यम क्रियाशील है। तो इस हिसाब से उसकी क्रियाशीलता के हिसाब से वो किस तरह का कार्य कर रहा है। सिडेंट्री यानी कि कम, अगर हैवी वर्कर नहीं है, कम कार्य करता है, तो उसके हिसाब से आईडीए सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। उसके बाद है वजन। वजन को भी देखना चाहिए कि बच्चे का वजन कितना है या बूढ़े का, जो जिसके लिए भी ये आहार आयोजन किया जाए उसका वजन देखना चाहिए, फिर उसकी हाइट भी देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आहार आयोजन के लिए। ये पता रहेगा तभी हम अच्छे से आहार का आयोजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है परिवार की रुचि। परिवार की रुचि किसमें है, और व्यवसाय का मतलब होता है कि आय कितना है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपके आहार आयोजन के लिए। उसके बाद है आहार आयोजन का महत्व। देखो यही पूछा गया था कि आहार आयोजन किसे कहते हैं और उस आहार आयोजन का क्या महत्व है। तो ये पॉइंट अब हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि आहार आयोजन किसे कहते हैं और आहार आयोजन के सिद्धांतों की चर्चा करिए, या आहार आयोजन के सिद्धांत को भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। कह रहा है कि आहार आयोजन का महत्व। आहार आयोजन का महत्व क्या होता है, तो भोजन में गुणवत्ता आ जाती है। भोजन में क्या होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है वो इन्हेंस हो जाती है। उसके बाद है आहार में विविधता। जब हम प्लान्ड वे में भोजन को लेते हैं तो विविध विविध प्रकार के, यानी कि वैरायटी आ जाती है भोजन में। हम आसानी से जो भी मील होता है, जो भी उसका मेन्यू होता है उसको चेंज कर सकते हैं। वो चेंजेबल होता है, आसानी से उसको चेंज किया जा सकता है। तो वही कह रहा है कि आहार में विविधता आ जाती है, यानी कि भोजन में वैरायटी आ जाता है प्लानिंग के द्वारा। उसके बाद भोजन संतुलित पोषक तत्व युक्त बनता है, यानी कि भोजन जो होता है वो पूरे पोषक तत्वों से मिक्स होता है और बैलेंस मात्रा में होता है। नेक्स्ट है आपका आहार आयोजन में समस्त आयु वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, जिससे भोजन सभी के लिए उपयुक्त हो। आहार आयोजन में क्या किया जाता है, मैंने अभी बताया कि आयु को भी देखा जाता है। तो समस्त आयु वर्ग को ध्यान में रखा जाता है जिससे भोजन सभी के लिए उपयुक्त हो। मीनू को परिवर्तित करने में आसानी होती है, यानी कि जो भी मीनू बनाया गया है उसको आसानी से चेंज भी किया जा सकता है आहार आयोजन के द्वारा। अगर प्लान्ड वे में भोजन को हम सर्व कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्हेंस हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, हम चीज़ों को आसानी से चेंज कर सकते हैं। वही कह रहे हैं कि मीनू को परिवर्तित करने में आसानी होती है। प्लस सुरुचिपूर्ण, यानी कि हमारी रुचियों के, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भोजन होता है। समस्त पोषक तत्व युक्त होता है और आहार आयोजन के द्वारा ही ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, संभव हो सकती है। ये जो भी चीज़ें हैं ये सब किसके द्वारा संभव होती हैं, तो आहार आयोजन के द्वारा ही संभव होती हैं। इसलिए आहार आयोजन का इतना महत्व है, ठीक। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये क्वेश्चन तो आपको जब पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपके देखो, तुम लोगों का पेपर इस बार दोनों एक ही साथ होने वाला है, मिड टर्म और इन टर्म। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को सीधे कवर अप करते हुए लेके जाना है। अगर आपके थ्योरिकल क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं पूछे जा रहे हैं तो टिपिकल में जरूर से आएंगे, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो कह रहा है कि आहार को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार नियोजन को या आहार आयोजन को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखो कह रहा है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले इसमें आपका पहला फैक्टर आ जाता है आहार, परिवार की संरचना। परिवार की संरचना यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें आपके आहार आयोजन को प्रभावित करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परिवार की संरचना का मतलब होता है कि ये विस्तृत परिवार है कि न्यूट्रल है, कैसा है कि वो बिल्कुल छोटा परिवार है, किस तरह का परिवार है, किस तरह की संरचना है। तो वो भी क्या करती है, आहार आयोजन को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि जब जिसमें सिर्फ माता पिता और भाई बहन है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो हम उसमें विस्तृत जो भी परिवार है उसके जैसा आहार का आयोजन करेंगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो परिवार की संरचना भी देखी जाती है कि
उनके लेवल के हिसाब से भोजन का आयोजन किया जाता है। उसके बाद है परिवार के सदस्यों की रुचि। तो रुचि को भी ध्यान में देखा जाता है कि परिवार का इंटरेस्ट किस में है, हम उसी में क्या करें, भोजन की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर दें। किसके द्वारा? तो आयोजन के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा। उसके बाद है परिवार की आर्थिक स्थिति। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित ही करती है, क्योंकि इसके बिना भोजन का आयोजन हो ही नहीं सकता, है ना। परिवार की आर्थिक स्थिति इंपॉर्टेंट होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आहार को आयोजित करते हैं। उसके बाद है मौसम के अनुकूल। अब ऐसा भी नहीं है कि गर्मियों के सीजन में हम बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, ऐसा है। देखो गर्म प्रदेश के जो भी लोग होते हैं, गर्म प्रदेश की बात छोड़ो, अपने यहाँ ही देख लो, हर मौसम में हर भोजन को हम प्रेफरेंस नहीं देते, मौसम के अकॉर्डिंग भी भोजन को लेते हैं। जैसे गर्मियों के सीज़न में लोग हल्का भोजन लेते हैं, और गर्मियों के सीज़न ठंडियों के सीज़न में क्या करते हैं, तो भोजन थोड़ा सा हैवी हो जाता है। भोजन का जो वो पार्ट होता है, कह सकते हो कि भोजन की थोड़ा सा बढ़ जाता है। गर्मियों के सीज़न में घट जाता है, और ठंडियों के सीज़न में थोड़ा सा बढ़ जाता है। और तली भुनी चीज़ें हम ठंडियों में ज़्यादा खाते हैं, गर्मियों में कम खाते हैं। तो मौसम के अनुकूल भी होना चाहिए, किस तरह का मौसम है वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठंडी के सीज़न में हम लोग बर्फ़ खाते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है, गर्मी के सीज़न में खाते हैं। और तली भुनी चीज़ें होती हैं तो बरसात के मौसम में ज़्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो मौसम को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है परिवार के सदस्यों की विशेष स्थिति। और परिवार के सदस्यों की विशेष स्थिति में आपका आ जाता है कि कोई दुर्घटना हो गया, या कोई बीमार है, या किसी का ऑपरेशन है, तो परिवार के सदस्य की विशेष स्थिति को भी ध्यान में रख के आहार का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आपके क्या करते हैं, तो आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। और पूरे दिन को एक इकाई के रूप में मानना है, प्लस सामाजिक कारक भी आपके क्या होते हैं, तो आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। आदतें भी प्रभावित करती हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डेली उनको चावल ही चाहिए, तो आदतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और रीति रिवाज, जो भी आपके रिलीजन, देखो रिलीजन भी प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि हम देखो हर रिलीजन में अपने रीति रिवाज होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी हम आहार का आयोजन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है? देखो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी चीज़ें देखो मैं जो भी कराऊंगी वो एग्ज़ाम में आने वाला कराऊंगी। ऐसा नहीं कि बुक तो बहुत बड़ा है ना, तो हम सारा बुक तो पढ़ नहीं सकते। अब एग्ज़ाम हम लोग का होने वाला है 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी डेट आ जाए, 10 दिन की मैं अब 10 दिन का मैं समझती हूँ कि 10 दिन के अंदर में, पिछली बार ऐसे ही हुआ था, फॉर्म जैसे ही फिलअप बंद हुआ वैसे ही 10 दिन के अंडर में ही आपका डेट आ गया था, और एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गया था। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम समय में उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग भी इनकरेज करते रहना, लाइक शेयर करते रहना, प्लस कमेंट भी करना, और बताना कि किस तरह इसमें क्या क्वालिटी में कोई गड़बड़ी है, या मटेरियल में कोई गड़बड़ी, जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो भी अच्छे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और इस तरह से जैसे एक मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और मुझे भी फीडबैक मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो जान लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट भी लगभग आप लोग कहीं ना कहीं सुने ही होंगे कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। तो संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, यानी कि जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो बैलेंस मात्रा में विद्यमान होते हैं। देखो संतुलित आहार ही सारा फंडा है, आहार आयोजन का सारा फंडा संतुलित आहार ही है। संतुलित आहार को प्राप्त करने के लिए ही हम क्या करते हैं, तो मील प्लानिंग करते हैं। तो अब जान लेते हैं, उसमें आपको एक टर्म मिला था बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। तो संतुलित आहार को जानना जरूरी है।
कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो संतुलित आहार वह होता है जिसमें सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में, यानी कि जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतनी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उपलब्ध होते हैं, उसी को बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता के अनुसार क्या होते हैं, उपस्थित उचित मात्रा में एवं उचित अनुपात में मौजूद होते हैं। देखो कितना बढ़िया सटीक डेफिनेशन है कि संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्रियाशीलता तथा अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद होता है। अर्थात वह आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल शारीरिक जरूरतों के हिसाब से उचित मात्रा में क्या हो, मौजूद हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है, यानी कि संतुलित आहार कहा जाता है। एक बार और सुन लो कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार वह आहार होता है जो हमारी शारीरिक मांग, आयु, वजन, क्रियाशीलता के अनुसार उचित मात्रा में उचित अनुपात में मौजूद होता है, ठीक है। जैसे सभी पौष्टिक तत्वों की बात हो रही है कि संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, तो हमारी शारीरिक मांग के अकॉर्डिंग, आयु के अकॉर्डिंग, वजन के अकॉर्डिंग, क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग उचित मात्रा एवं अनुपात में क्या होते हैं, प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर अनुपात में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। वो न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनकी बैलेंस मात्रा हमको भोजन में जब मिलती है तो उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं, पूछा गया था क्वेश्चन में कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसको भी जान लो कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका आ गया आयु, लिंग, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, विशेष शारीरिक स्थिति या अवस्था। ये सारे फैक्टर्स आपके आहार संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। आयु भी प्रभावित करता है, यानी कि जब भी हम संतुलित आहार का आयोजन करने जाते हैं तो आयु उसमें एक मेन फैक्टर होता है, लिंग भी मेन फैक्टर होता है, आयु के अकॉर्डिंग भी हम इसका आयोजन करते हैं, है ना। आयु ऐसा नहीं है कि देखो छोटे बच्चों को, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वयस्क और छोटे में, यानी कि शैशव काल में और वयस्कावस्था में किसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि वयस्कों के अनुसार बच्चों को, ठीक है, मतलब वयस्कों की अपेक्षा कह सकते हैं कि वयस्कों की अपेक्षा शिशुओं को न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है कि कम होती है। तो देखो जो भी बच्चे होते हैं, जो भी शैशव काल में हैं, उनमें जो वृद्धि का दर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनमें शारीरिक परिवर्तन भी बहुत तेज़ी से होता रहता है, तो उनमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप वहाँ पे एज के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे कि बच्चा कम एज का है तो उसे कम की रिक्वायरमेंट है, नहीं, जो बच्चा कम एज का होता है उससे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनकी वृद्धि हो रही है, जिनका विकास अभी चल रहा है, तो उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब जिनका विकास, जिनकी वृद्धि, शारीरिक वृद्धि क्या हो गई है, ठप हो गई है, तो उनको रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो आयु है, लिंग है, स्वास्थ्य है और क्रियाशीलता तथा विशेष शारीरिक स्थिति। विशेष शारीरिक स्थिति में क्या आ जाएगा, तो आपका जैसे कोई दुर्घटना आ गई, पैर टूट गया है ना, चोट लग गई, या कोई ऑपरेशन है, कोई बीमारी है, तो ये विशेष शारीरिक स्थिति है, इसी को विशेष शारीरिक स्थिति में लिया जाता है। उसके बाद क्रियाशीलता, यानी कि किस तरह का बच्चा या वयस्क जिसके लिए भी हम आहार का आयोजन कर रहे हैं वो क्रियाशील है, मॉडरेट है कि सीडेंटरी है कि
है भैया। उसके बाद है अगला पॉइंट, संतुलित आहार में प्रयुक्त भोज्य पदार्थ। अब वो कौन कौन से संतुलित आहार हैं, वो कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो संतुलित आहार में हमको चाहिए। तो देखो, संतुलित आहार आप जो डेली लेते हो, डेली के बेसिस पे जो भी आप भोजन लेते हो, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, दूध दही, जो भी मांस मछली अंडा, ये सारे आपके क्या हैं, तो संतुलित आहार के भोज्य पदार्थ हैं, जिसमें आपके दालें भी आती हैं, हरी पत्तेदार सब्जी आती है, जड़कंद वाली सब्जी आती हैं, अन्य सब्जियां भी आती हैं। अन्य सब्जियों में जैसे आपके करेला भिंडी, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं। फल दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ, वसा तेल मांस मछली अंडे चीनी तथा गुड़। देखो हमको क्या चाहिए, तो हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वाली भोजन चाहिए, विटामिन की रिक्वायरमेंट जो पूरी कर सके। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपका दूध दही मांस मछली अंडा दाल, सभी प्रकार की जो भी दालें होती हैं वो पूरी करती हैं। तो देखो जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उनके जो भी रिसोर्सेज हैं, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा, पिछले सालों में पढ़ा होगा कि किस न्यूट्रिशन में कि किस भोजन में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो उन सारे भोजनों को एक साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना ही क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। क्योंकि हमको सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन को छोड़ दें और कार्बोहाइड्रेट को लें। देखो प्रोटीन का काम अपना अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम अलग होता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, यानी कि बॉडी को बिल्ड करने का कार्य करता है, और कार्बोहाइड्रेट आपका हमको ऊर्जा देता है, वसा हमको ऊर्जा देता है। विटामिन विटामिन और खनिज जो है वो कैसा भोज्य पदार्थ है, तो ये रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं। ये हमारे बॉडी को क्या प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए, तो ऐसे हम भोजन ले जिनसे सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो देखो अनाज है, अनाज से आपका क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। दालों से आपका प्रोटीन मिल जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों से आपका, जड़कंद वाली सब्जियों से आपका विटामिन खनिज मिल जाते हैं, है ना। उसके बाद फल से भी आपका प्रोटीन भी मिलता है, प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। फल से आपका कह सकते हैं कि एक तरह से विटामिन्स मिलते हैं, खनिज मिल जाते हैं, है ना, और कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। और दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थों से आपका कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलता है। देखो दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें सारे न्यूट्रिशन एक प्रॉपर मात्रा में कह सकते हैं कि वो पाए जाते हैं। तो दूध एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें अलग से कुछ भी इन्हांस करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है वसा तेल। ये होता है कि बॉडी जो जो बढ़ती जाती है तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ती जाती है, तो इसमें कुछ इन्हांस करना होता है, कुछ बदलना होता है, कुछ चेंज करना होता है अपने डाइट में, वही सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है वसा तेल। तो वसा तेल आपको पता है कि इसके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे, जैसे मूंगफली है, नारियल है, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें जो हम डेली के बेसिस पे लेते हैं। उसके बाद है मांस मछली। मांस मछली में आपको पता है कि आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल जाता है, एनर्जी। प्रोटीन से आपको क्या मिलता है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करने का कार्य करता है, ये सबको पता है। अंडा है, चीनी गुड़, ये आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और संतुलित आहार में प्रयुक्त होने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो सभी प्रकार के अनाज है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जड़कंद वाली सब्जियां हैं, ठीक है। दूध दही, दूध से बने जो भी भोज्य पदार्थ हैं, वसा है, तेल है, मांस है, मछली है, अंडे, चीनी, ये सारे क्या है, तो संयुक्त आहार में प्रयुक्त होने वाले भोज्य पदार्थ है। इनको दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। तो जंतु जगत में आपका क्या आ जाएगा, तो मांस मछली अंडा, है ना। उसके बाद कुछ हद तक वसा भी आ जाएगा, जो आपके जानवरों से मिलता है। उसके बाद है दूध भी कह सकते हो, दूध भी आपका जानवरों से ही मिलता है। और प्लांट बेस्ड आपका क्या होता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जितने भी तरह के अनाज हैं वो सारे क्या हैं, तो हमको पौधे से ही प्राप्त होता है। ऐसा है नहीं कि गेहूं हमको किसी जानवर से प्राप्त होता है, ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो जो भी आहार प्रयुक्त होते हैं संतुलित आहार में, इनको दो तरह से आप डिवाइड करके भी
एग्ज़ाम में लिख सकते हो, है ना। ठीक, अब जानेंगे कि आरडीए क्या होता है, आरडीए किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद कर लो कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरडीए का फुल फॉर्म देखो, कभी कभार जो भी आप लोग छोटे मोटे रिसोर्स लेते हैं पढ़ाई के लिए, उसमें चीज़ें गलत आ जाती हैं। मैंने देखा हुआ है राजेंद्र में इसका जो फुल फॉर्म है वो गलत दिया हुआ है, तो उसको आप लोग याद नहीं करेंगे, यहाँ से करेक्ट कर लेंगे उसको कि रिफोमेंड्री नहीं होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है। आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, तो देखो जब भी कोई चीज़ पता नहीं होती है तो उसको सर्च कर लिया जाता है, पता कर लिया जाता है तुरंत का तुरंत, उसको बाद के लिए छोड़ा नहीं जाता है। ठीक, तो आरडीए किसे कहते हैं, तो आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि अनुशंसित आहार भत्ता। कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिए जाने वाले आहार में पोषक तत्वों की औसत मात्रा को क्या कहते हैं, आरडीए कहते हैं। यानी कि जब एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण के लिए, यानी कि प्रतिदिन के भरण पोषण के लिए जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए आहार में पोषक तत्वों की जो भी वो औसत मात्रा लेता है, जो बैलेंस मात्रा लेता है, उसी को क्या कहा जाता है, आरडीए कहा जाता है। आरडीए में ये मेंशन है कि किस एज में किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, ये मैं इसको दिखाऊंगी आपको अगले पेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि आरडीए क्या होता है। देखो ये आरडीए एक कह सकते हो कि एक डॉक्यूमेंट है जो आपके निन, डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर ये तीनों मिलके इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तीनों मिलके बनाते हैं। कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका डब्ल्यूएचओ काम करता है, आईसीएमआर भी काम करता है। और देखो आईसीएमआर आपका इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, ये इंडियन लेवल पे काम करता है। और आपका आता है निन, ये दोनों संस्थाएं इंडिया की हैं जो विदेशों में भी वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल स्तर पे काम करता है। तो ये तीनों न्यूट्रिशन से रिलेटेड संस्थाएं हैं जो न्यूट्रिशन पे काम करती हैं। तो ये आरडीए जो डॉक्यूमेंट है ये रिलीज होता है इन दोनों के द्वारा। ठीक है, तो ये इसमें मेंशन है कि किस एज में किस तरह का रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो इसमें बताया गया है कि किस आरडीए से आपको पता चल जाएगा कि आप किस एज के हो और आपको किस तरह का डाइट लेना चाहिए। सिंपल सी बात। तो ये कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिए जाने वाले आहार में पोषक तत्वों की औसत मात्रा को आरडीए कहा जाता है। समझ में आ गया। भारत में आरडीए की मात्रा का निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन प्लस राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि निन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, है ना, द्वारा किया जाता है। इसका जो निर्धारण होता है वो कौन करता है, तो निन करता है और डब्ल्यूएचओ करता है। समझ में आएगी बात। अब आरडीए को देख लेते हैं। आरडीए क्या करता है, यहाँ पे देखो, ध्यान दो। देखो ये 2020 का अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। 2020 में ये नया आपका आरडीए आया है, इससे पहले पुराना आरडीए भी था आपका। ठीक है, तो हम लोग 2020 को ही देखेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस भी नया है, तो इसमें आपकी नई चीज़ें ही पूछी जाएंगी। तो देखो हमको पढ़ना है शैशव काल का, इसमें देखो सबका दिया है, मेन के लिए भी दिया है, वुमेन के लिए भी दिया है, इन्फेंट के लिए भी दिया है, चिल्ड्रन के लिए भी दिया है, जो आपके 4 से लेके 9 ईयर के हैं। उसके बाद 10 to 12 गर्ल बॉयज़ 30 to 50, ये 60 to 80 तक के सारे गर्ल्स बॉयज़ के लिए जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो सब आरडीए में दिया गया है। जैसे तुम समझ सकते हो, यहाँ पे हमको पढ़ना है इन्फेंट के बारे में, यानी कि शैशव काल के बारे में। तो देखो शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका आ जाता है 0 से 6 मंथ,
उसके बाद 6 से 12 मंथ। ये शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है कि न्यूट्रिशन के हिसाब से जब भी हम आहार का आयोजन करने जाते हैं तो इस एज के अकॉर्डिंग आयु को ध्यान में रखा जाता है ना, तो इस एज के अकॉर्डिंग इस आरडीए को रिलीज किया गया है। तो देखो 6 मंथ के जो भी बच्चे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ ऐसे दिखेगा नहीं आपको, देखो 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, तो 6 मंथ के जो भी बच्चे होते हैं उनका बॉडी वेट होना चाहिए 5.8 यानी कि 5 kg होना चाहिए और 800 ग्राम होना चाहिए। 5 kg और 800 ग्राम उनका बॉडी वेट होना चाहिए। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो 8.1 होना चाहिए, है ना। और है आपका कार्बोहाइड्रेट, ये आपका 55 यानी कि 55 ग्राम पर डे बच्चे को देना चाहिए। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 300 यानी कि 300 होती है। उसके बाद है मैग्नीशियम, तो 30 यानी कि 30 mg देना चाहिए पर डे। और आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आयरन की रिक्वायरमेंट में डैश है, इसमें भी डैश है। जिंक में भी आयोडीन है आपका 100 यानी कि 100 UG आयोडीन देना चाहिए। फिर थायमीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, 1 मिनट। अभी हम लोग इसको पूरे डिटेल वे में देखेंगे कि किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए और किस तरह का आहार लेंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ये इन्फेंट का वो है। मैं इसको कम्युनिटी टैब में भी क्या करूँगी, अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से आसानी से इसको देख लेना और चीज़ों को याद कर लेना, है ना। सबसे ज़्यादा कुछ पूछा जाता है तो प्रोटीन का पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट का यानी कि कैलोरी का पूछा जाता है। तो कैलोरी का इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको आगे पढ़ा दूंगी कैलोरी के बारे में। देखो अब जानेंगे कि शैशवावस्था में किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन इन इन्फेंसी, तो देखो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, तो शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था कह रहा है कि विकास की दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, तो 0 से लेकर 2 ईयर का जो एज होता है वो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी कहलाता है। कह रहा है कि विकास की दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण होती है, यानी कि इसमें धड़ाधड़ जो शारीरिक वृद्धि होती है वो धड़ाधड़ होती है, बहुत तेजी से होती है, बहुत फास्ट होती है। जो विकास शैशवावस्था में जो वृद्धि और विकास की गति जो होती है वो तीव्र होती है। कैसी होती है, तीव्र होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शैशवावस्था में विकास की गति कैसी होती है, मध्यम होती है कि मंद होती है कि तीव्र होती है, तो तीव्र होती है। जितना संपूर्ण जीवन काल में नहीं होता। देखो शैशवावस्था में आपने देखा होगा कि 6 महीने में बच्चा बढ़ के कितना बड़ा हो जाता है, फिर साल में चलना स्टार्ट कर देता है, फिर 2 साल में बड़ा हो जाता है। ठीक है, और एकदम से जैसे ही वो बाल्यावस्था की एज में आता है तो वो वृद्धि क्या हो जाता है, धीरे धीरे रुक जाता है। हम लोग उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर अपने पॉइंट से भटक जाएंगे। तो कह रहा है कि शैशवावस्था में वृद्धि एवं विकास की गति क्या होती है, तीव्र होती है, जितना संपूर्ण जीवन काल में नहीं होता। जन्म के समय जो सामान्य लंबाई होती है वो 20 से 22 इंच होती है। ये पूछा जा सकता है कि जन्म के समय बच्चे की सामान्य लंबाई कैसी होती है, तो ऑप्शन में आपका 20 या 22 कुछ भी दिया रहेगा तो आप उसको करेक्ट कर लेना। 20 भी रहेगा तो वो भी सही है, 22 रहेगा तो वो भी सही है, अगर 20 ना रहे तब। ठीक है, इस जबकि कह रहा है कि जबकि 6 माह की उम्र में 26 इंच तथा 1 वर्ष की उम्र में 30 इंच हो जाती है। इस तरह से वृद्धि पूरे जीवन काल में नहीं होता है। इस तरह से अगर वृद्धि होती तो बच्चा तो आज जो कह सकते हैं कि जो हाइट है पहले की अपेक्षा थोड़ी सी कम हो गई है ना। तो बच्चे अगर इस रेशियो से शुरू से लेकर अंत तक बढ़ते हैं 18 साल की एज तक,
तो लगभग हाइट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो वृद्धि का दर होता है ये शैशव काल में ही तीव्र होता है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मांग होती है, वो अधिक होती है, ज़्यादा होती है पुरुष वयस्कों की अपेक्षा, है ना। उसके बाद है शैशवावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। अब जान लेते हैं कि कैलोरी उसमें मेंशन नहीं था आरडीए में। अब इसमें मैं बता देती हूँ कि शैशव काल में कैलोरी कितना चाहिए। तो शैशवावस्था में शिशु को कैलोरी की आवश्यकता उसके शरीर के वजन के अनुसार होता है, जितना उसका वजन है। यानी कि जो 0 से 6 मंथ का बच्चा है उसको प्रति किलो वजन पे 120 किलो कैलोरी क्या चाहिए, तो कैलोरी चाहिए, 120 किलो कैलोरी चाहिए, है ना। उसके बाद से 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो उसको कितना चाहिए पर किलोग्राम वेट पे, तो 108 किलो कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए, तो 108 किलो कैलोरी। अब हम इसको अगर मान लो बच्चा जो जन्म लिया है वो कितने वेट का है, तो 3 kg का है। कितने वेट का है, 3 kg का है। तो हम क्या करेंगे, तो 120 में 3 को गुणा कर देंगे तो 360 कैलोरी मिल जाएगी हमको। तो यानी कि जो 0 से लेकर 6 माह के बच्चे होते हैं उनको 360 कैलोरी प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी, तो कैलोरी की। कैलोरी से हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। अब उसके बाद है 6 से 12 मंथ के बच्चे जो होते हैं उसमें क्या करना है, तो 5 इनका मान लो कि इनका वजन 5 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैं एक डेटा लेके चल रही हूँ, एक मान के चल रहे हैं हम लोग, हाइपोथेटिकली एक समझ के चल रहे हैं कि 5 किलोग्राम है तो आवश्यक किलो कैलोरी का क्या करेंगे, तो उसमें 5 का गुणा कर देंगे। अगर 6 है तो 6 का गुणा कर देंगे और जितना उसका इक्वल टू आएगा उसको कैलोरी में मान लेंगे और वहीं उसकी डेली की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्रोटीन का जान लेते हैं। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये सबको पता है, और ये आपके सभी तरह के अनाजों में पाया जाता है। मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, ये सारे इसके रिसोर्सेज हैं, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा माथा फोड़ने वाली बात है नहीं। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं भरण पोषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी कि जो भी हमारे शरीर में टूट फूट होता है, जो भी मरम्मत का कार्य होता है वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। तो और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो आपके प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो कह रहे हैं कि शरीर का प्रत्येक कोश यानी कि प्रत्येक सेल अपने कार्य क्षमता के लिए, वृद्धि के लिए, टूट फूट के लिए, मरम्मत के लिए प्रोटीन पे निर्भर रहता है। किस पे निर्भर रहता है, तो प्रोटीन पे। हार्मोन्स जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, यानी कि जो भी रक्षात्मक पदार्थ होते हैं वो उनका निर्माण भी किससे होता है, तो प्रोटीन से ही होता है। तो इस कारण से शैशवावस्था में प्रोटीन की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रौढ़ व्यक्ति को शरीर के वजन के हिसाब से, अगर 1 किलो वजन है उसका, प्रौढ़ व्यक्ति के पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है, देखो प्रौढ़ व्यक्ति को शरीर के 1 किलो वजन के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 किलो वजन है तो 1 ग्राम प्रोटीन भी चाहिए। यानी कि ये काउंट करना बहुत ज़्यादा ईजी है कि अगर 60 केजी वजन है तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लगभग 60 या उससे एक आध पॉइंट कम, है ना। अभी जो नया रिलीज हुआ है उसमें एक आध पॉइंट कम करके दिया है, तो इसमें आप लोग ध्यान में देंगे। वो सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे हम लोग तो अच्छे से उसको कवर अप कर लेंगे। तो कह रहा है कि प्रौढ़ व्यक्ति को शरीर के 1 किलो वजन के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि शैशवावस्था में, शैशव काल में 1 किलोग्राम प्रोटीन, 1 किलोग्राम वजन, शरीर के वजन के पीछे 2-3 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हुआ ना, प्रौढ़ों जो भी वयस्क हैं यानी जो भी प्रौढ़ हैं तो उनसे ज़्यादा प्रोटीन बच्चे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। धड़ाधड़ इनका शरीर क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है ना। अब कह रहा है कि ICMR ने 0 to 6 मंथ के बच्चों के लिए 8.0 यानी कि 8 ग्राम पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दी है कि पर डे बच्चे को 8 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए, और 6 to 12 मंथ के बच्चे के लिए 10.5 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को दिया है, प्रस्तावित किया है कि इतना बच्चे को पर डे प्रोटीन मिलना चाहिए। ठीक,
अब आगे देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पता है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का कार्य करता है और सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है ऊर्जा का। जैसे फैट भी होता है तो फैट अच्छा रिसोर्स नहीं माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होता है, जो आपको सभी प्रकार के जितने भी साबुत अनाज होते हैं, जो अनाज होते हैं, चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार बाजरा, जितने भी सारे मोटे अनाज होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जितने भी मीठे फल होते हैं, जितने भी सूखे मेवे होते हैं, उसमें भी आपका भर भर के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा साधन है। कह रहा है कि इस अवस्था में कार्बोज में लैक्टोज, कह रहा है कि इस अवस्था में यानी कि 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको शर्करा में लैक्टोज की आवश्यकता होती है। तो लैक्टोज माता के किस में मिल जाता है? दूध में मिल जाता है, प्रचुर मात्रा में, जितना चाहिए उतना। जैसे देखो 0 से लेके 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए किसी भी तरह का आयोजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता का जो दूध, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग होता है माता के द्वारा, उसी में बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। जो आहार आयोजन का कार्य होता है वो 6 मंथ के बाद शुरू होता है, क्योंकि बच्चे को तब नया भोजन से अवगत कराया जाता है। तो पहले पूरक आहार में किस तरह का? तो पहले तरल, उसके बाद अर्ध तरल, उसके बाद ठोस, ये सारी चीज़ें देनी शुरू की जाती हैं। और 0 to 6 मंथ तक के बच्चे के लिए किसी भी तरह का आयोजन करना कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उनके लिए माता का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है, सर्वोत्तम आहार ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जिस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारा उसमें पहले से ही अवेलेबल होता है। फैट भी अवेलेबल होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है लैक्टोज के फॉर्म में, है ना। दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो लैक्टोज के फॉर्म में पाया जाता है। लैक्टोज क्या है? तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, इस अवस्था में कार्बोज में लैक्टोज शर्करा महत्वपूर्ण होती है, जो माता के दूध में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। वो दूध कैसा भी हो सकता है, तो बच्चे को लैक्टोज की आवश्यकता होती है तो माता के दूध में मिल जाता है। शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण की क्षमता बढ़ती है। लैक्टोज से क्या बढ़ती है? तो शरीर में जो भी कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, उसके अवशोषण की क्षमता होती है, जिससे हमारी हड्डियां और मांसपेशियां क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। कैल्शियम क्या करता है? तो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। फास्फोरस और कैल्शियम मिलकर क्या करते हैं? तो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। फास्फोरस को हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। इसकी कमी से हड्डियां बिल्कुल मुलायम हो जाती हैं, टूटने की शंका, थोड़े से गिरने पे या टूटने की शंका रहती है ना। कमी हो जाती है कैल्शियम की, कह सकते हो। कह रहा है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण की क्षमता बढ़ाती है तथा आवश्यक लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न करती है। अतः ICMR ने कार्बोहाइड्रेट की जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो 55 से 95, यानी कि जो 0 से लेके 6 मंथ के बच्चे हैं उनको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? तो 55 ग्राम चाहिए। और 95 ग्राम किसको चाहिए? तो जो 6 to 12 मंथ के बच्चे हैं उनको 95 ग्राम क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, पर डे चाहिए। ये ICMR की प्रस्तावना है, यानी कि इन्हें प्रस्तावित किया है, अनुशंसित किया है, रिकमेंड किया है। यहाँ पे देख लो, कैलोरी को बताया है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, इसमें जूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है कि ऊर्जा कितना चाहिए, तो ऊर्जा चाहिए 530 से लेके, यानी यहाँ पे देख लो, एज में मैं नहीं बताऊंगी, एज यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये किसके लिए? तो शैशवावस्था में पोषण तत्वों की दैनिक आवश्यकता, ये दैनिक आवश्यकता है, दैनिक यानी कि डेली का ये डिमांड है, डेली इतना पूरा होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो बच्चा कुपोषित हो जाएगा, कुपोषण की श्रेणी में आ जाएगा। ये कब का है? तो 2020 का RDA है, जिसमें ऊर्जा यानी कि कैलोरी को 530 और 660 चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, है ना। इसको अच्छे से देख लेना, तुम लोग लिख लेना, नहीं लिखे हो तो, नहीं बनाया हो तो। मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि और भी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। मैग्नीशियम है, लौह लवण है, यानी कि आयरन है, जस्ता, आयोडीन है, थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, विटामिन है,
फोलेट है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है। इनकी डेली की रिक्वायरमेंट ये आपको वैल्यूज दिख रही हैं। समझ में आ गई बात? लगभग आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कर सकते हो इसको नोट। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। ये देखो शैशव काल के लिए डेली की रिक्वायरमेंट है। अब है शैशवावस्था में दिए जाने वाला आहार। देखो शैशवावस्था में 2 तरह का आहार दिया जाता है, एक तो 0 से लेके 6 मंथ तक, है ना। 0 से लेके 6 मंथ के जो भी बच्चे होते हैं उनको किसी भी तरह का आहार प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि माता के दूध से उनकी सारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, पूरी हो जाती है। अब 6 से लेके 12 मंथ ये कोई डेडलाइन नहीं है। 6 मंथ के बाद से जो बच्चे को अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है तो वो हम पूरक आहार से उसकी पूर्ति करते हैं। तो पूरक आहार भी आपका 3 तरह का होता है ना। सबसे पहले बच्चे को जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे मान लो कि जूस हो गया, दाल का पानी हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से जो भी अर्ध कह सकते हैं, पहले तरल दिया जाता है, उसके बाद से अर्ध तरल में आपका क्या आ जाएगा, जो भी पुडिंग होते हैं, खिचड़ी होते हैं, ये दलिया होता है, ये अर्ध तरल में आ जाएंगे। सेरेलैक है, और उसके बाद है ठोस आहार, यानी कि मठरी है, बिस्किट है। तो ये सारी चीज़ें एज के अकॉर्डिंग बच्चे को देनी शुरू कर देनी चाहिए। अब है जान लेते हैं कुछ ये जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो भी RDA दिया गया है नीन के द्वारा, WHO के द्वारा, वो डेली के बेसिस में हमको कितना भोजन चाहिए, कितना हम भोजन ले जो वो पूरा कर सके। तो देखो प्रातः 6 बजे बच्चे को क्या देना चाहिए ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो दूध देना चाहिए। वो गाय का भी हो सकता है और डिब्बे का भी हो सकता है। ये 6 माह के बाद वाली बात हो रही है, ठीक है। 6 से लेके 12, 13, 14, 18 जो भी है, 6 मंथ के बाद वाली बात है। 6 मंथ के बाद से बच्चे की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो माता का दूध कंप्लीट नहीं कर पाता है, 6 माह तक ही कंप्लीट कर पाता है। तो 6 माह तक डॉक्टर भी बताते हैं कि बच्चे को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, माता का दूध ही चाहिए। 6 माह के बाद बच्चे को दूध के अलावा और भी सारी चीज़ें देनी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे आपका सुबह में क्या देना चाहिए, तो जिससे सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, तो सबसे पहले दूध दे देना चाहिए। उसके बाद है फल का रस, कार्ड लिवर ऑयल, यानी कि मछली के यकृत का तेल भी देना चाहिए, जिससे विटामिन D मिलता है ना। उसके बाद है दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी अच्छी तरह कैसे, तो मसल कर, सब्जियां अच्छी तरह सिझा कर, मसल कर, जैसे भी आप दे सको, ठीक। उसके बाद है 2 बजे क्या देना चाहिए, तो शाकाहारी या मांसाहारी सूप देना चाहिए। सूप जो होता है आधा या पूरा उबला हुआ, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका कि शाम 5 बजे क्या देना चाहिए, तो अंडा देना चाहिए या दूध कॉर्न फ्लेक्स देना चाहिए या ब्रेड देना चाहिए, कुछ भी देना चाहिए। उसके बाद है रात्रि 8 बजे क्या देना चाहिए, तो दूध प्रोटीन एक्स, यानी कि दूध में प्रोटीन एक्स मिला हुआ हो, यानी कि प्रोटीन से भरपूर वाला दूध चाहिए। हॉर्लिक्स मिला हुआ हो या कम्प्लान मिला हुआ है या बोर्नवीटा के साथ देना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सेशन में अगले यूनिट्स पे डिस्कशन करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी मिले जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद सबको।